सब भलीभांति तरीके से जानते हैं कि इस समय जो आपके सामने पेपर ओपन हुआ है, ये समाजशास्त्र का पेपर है और यह आगामी परीक्षा आपकी DSSB की है। एमपी सेट 15 दिसंबर 2024 को है और एमपी पीएससी की अगर हम बात करते हैं तो 4 अगस्त को ही एग्ज़ाम है इसका 2024 में, है ना। सोशोलॉजी पर ये सारे सब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं बेस्ड है। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क से, तो यूनिट नंबर अगर आप सेकंड देखेंगे ना तो समाजशास्त्रीय अवधारणाएं मिलती हैं। तो उसमें जैसे मैक्स वेबर हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, ठीक है, श्रीनिवासन हो गए, एमिल दुर्खिम हो गए, ठीक है, इत्यादि इस तरीके के समाजशास्त्रीय जो विद्वान हैं उनके नाम से सवाल आ जाता है, ठीक है। तो वो भी प्रश्न आप लोगों के इसमें इस क्वेश्चन पेपर में दिख जाएंगे। कल हम लोगों ने लगभग जो है 2014 के इस पेपर को क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, और ये प्रश्न आपके सामने ये प्रस्तुत है अभिकथन और कारण के रूप में। आपको पता होना चाहिए कि अभिकथन में यदि कहा जा रहा है कि भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में बढ़ गए हैं, क्या ये बात सत्य है कि भाई भतीजावाद और पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में बढ़ गए हैं? इस बात से जी आप सर। सभी लोग सहमत हैं? बिल्कुल। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। इस तरीके की कंडीशन, पक्षपात हो गया, भाई भतीजावाद या रिलेशंस हो गए या भ्रष्टाचार हो गए, तो भारत के समाज में ये बढ़े हैं, कम नहीं हुआ है। वहीं कारण की बात करते हैं कि राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। रीज़न भी दिखा दिया कि राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है क्योंकि भारतीय समाज में निर्बल इच्छा शक्ति, राजनीति में भ्रष्टाचार, पद लोलुपता, आप कह लीजिए, स्वार्थ के कारण भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पक्षपात की दर बढ़ती जा रही है और पक्षपात के कारण दूरियां भी बढ़ती हैं। और ये बात भी सत्य है। तो इस आधार पे यदि मैं आपसे कहता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी कि ए तथा आर दोनों सही हैं, तो यह कथन उचित होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही माना जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये आज के, अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअल के आधार पे, आधुनिकता के समय के आधार पर, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है दिए गए हैं सत्य के रूप में। ऐसी प्रक्रिया आज के समय में या आज के दौर में देखने को भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 16 नंबर के बाद। प्लीज़ एक बार म्यूट रहिएगा, अगर कुछ कहना है आपको तो अनम्यूट हो सकते हैं। बताइए, कुछ कह रहे हैं क्या आप? बताइए मैम। सर वो जो यूजीसी नेट का 2024 का क्वेश्चन पेपर है, तो कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग थे 35 के आसपास, तो वो कब करवाएंगे आप? आज जो भी रह गए हैं क्वेश्चन आपको वो अगस्त में करवाए जाएंगे, ठीक है। डेट शीट आने के बाद आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है, निश्चिंत रहें। मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप निकाह है, मुत्ता है, मेहर है, पर्दा है। तो देखिए, अस्थायी रूप है बेसिकली। अस्थायी का मतलब कोई चीज़ें फिक्स हो जाना, अस्थायी का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए आना, फिर उसे हटा देना, फिर ले आना, फिर हटा देना, यह अस्थायी का रूप होता है। मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप निम्न में कौन है? प्लीज ऑप्शन का चुनाव करें जल्दी। यूजीसी नेट का ये पेपर सोशल वर्क में आ चुका है सवाल, है ना। सोशल वर्क में ये सवाल आ चुका है और मैं आपको बता दूं ऑप्शन बी, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप जो है वो मुत्ता है। जब स्त्री पुरुष परस्पर सहमति से एक निश्चित और विशेष अवधि के लिए वैवाहिक संबंध या वैवाहिक बंधन में बंधते हैं, तो इस
अवधि की समाप्ति पर विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है। यह विवाह मुस्लिम धर्म के शिया वर्ग में प्रचलित है। शिया इस्लाम में यह मुत्ता विवाह अस्थायी विवाह का जो अनुबंधन है उसको ये प्रस्तुत करता है। हालांकि इसे सुन्नी मुसलमानों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन शिया के द्वारा ये मान्यता दी गई है शिया इस्लाम में। इस तरह का विवाह मुस्लिम विवाह का या एक निश्चित अवधि का विवाह अनुबंधन है जो विवाह की अवधि को निर्दिष्ट करती है, जो कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। ये मुत्ता विवाह, ठीक है। ये बेसिकली मुस्लिम विवाह के जब आप टाइप देखेंगे तो उन्हीं में मुस्लिम विवाह के आधार पर, ठीक है, 4 प्रकार के विवाह दर्शाए गए, जिनमें से आप सभी लोग चाहो तो नोट कर सकते हैं। एक तो आपका शाही है एक विवाह। दूसरा बातिल एक विवाह का पार्ट बनेगा, बातिल। और एक फशीद और एक मुत्ता। वहीं आप मेहर, निकाह, पर्दा जैसी क्रियाओं को भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को शाही विवाह का मतलब होता है बेसिकली वैध शाही विवाह। इससे हम एक प्रक्रिया के रूप में निकाह भी डिनोट करते हैं। निकाह के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। तो मुस्लिम कानून के तहत विवाह का सबसे आम प्रकार है ये। इसे विवाह का एकमात्र वैध और वैध के रूप में जाना जाता है। वहीं दूसरा नाम निकाह के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि यह इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार शाही विवाह में पक्ष एक अस्थायी और स्थिर संघ में प्रवेश करता है, जिसका उद्देश्य अपने शेष जीवन के लिए पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहना होता है। यह विवाह आपसी सहमति पर आधारित होता है और दोनों पक्ष विवाह की शर्तों पर बातचीत करना और सहमत होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अतः आप ये कह सकते हो कि निकाह विवाह एक प्रकार का अस्थायी रूप माना जाता है। वहीं मुस्लिम विवाह के सिद्धांतों के अनुसार जब मैं बात करता हूँ, जिसमें गवाहों की उपस्थिति दर्शाई जाती है, पत्नी को मेहर यानी महर का भुगतान और कुछ सूत्रों का पाठ भी इसके अंतर्गत संचालित किया जाता है। हम अभी इस पर भी बात करेंगे। एक मैंने आपको बताया है बातिल। बातिल एक अमान्य विवाह है। बातिल निकाह के नाम से भी जाने जाने वाला एक प्रोसेस माना जाता है। तो वह विवाह जो वैध विवाह के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल हो जाए या विफल रहता है, तो ऐसे विवाह में कोई कानूनी अधिकार या दायित्व मान्यता प्राप्त नहीं होता है। बातिल विवाह में उन पक्षों के बीच विवाह जो रक्त के निकट संबंधित हो, वह बातिल विवाह का पार्ट बनता है। ऐसे विवाह जो आत्मीयता के कारण निषिद्ध होता है, पालक माँ या पालक बहन के साथ विवाह, सुन्नी कानून में अपनी बहन की पालक माँ या पालक बहन की माँ, पालक बेटे की बहन या पालक भाई, जो मतलब पालन पोषण के संबंध में है, ठीक है, भाई की बहन के साथ अगर विवाह करता है तो उस कंडीशन में एक अपवाद देखने को मिलता है, परंतु वह बातिल विवाह का पार्ट ही के नाम से जाना जाता है ना। तो शिया कानून के तहत ये बेसिकली एक प्रकार से क्रियाओं को बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है, बातिल विवाह को, ठीक है। और इस क्रिया को आप सभी लोग ध्यान भी रखेंगे। बातिल विवाह कहीं ना कहीं रक्त संबंध को ये रिलेट कराता है। एक आता है फशीद निकाह या अनियमित विवाह, जिसे फशीद विवाह भी कहा जाता है। अमान्य विवाह माना जाता है इसे।
इस्लाम में इस तरह के शादी की अनियमितता को दूर करके वैध विवाह में बदलने की कोशिश की जाती है, यानी शाही विवाह में। ये सुन्नी कानून के अंतर्गत बेसिकली इस विवाह को अधिनियमित किया गया है, सुन्नी, ठीक है। बिना गवाह के विवाह, दोनों पक्ष अपने विवाह को वैध बनाने के लिए गवाहों की उपस्थिति में पुनर्विवाह जैसी प्रक्रिया का संचालन होता है ना। इस कंडीशन में इस शब्द को रिलेट कराया जाता है, ठीक है। एक मुत्ता विवाह जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थाई विवाह भी बोल सकते हैं, ठीक है। अस्थाई विवाह भी इसे कह सकते हैं, मुत्ता विवाह को, जो शिया इस्लाम में प्रचलित है। हालांकि इसे सुन्नी मुसलमानों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। इस तरह के मुस्लिम विवाह को निश्चित अवधि का विवाह का अनुबंधन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऐसे शब्द जो है प्रचलित होते हैं। वहीं एक शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे, मेहर जैसा शब्द, हम इसको जो है महर शब्द से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और परीक्षा में यूजीसी नेट में सोशल वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, सोशोलॉजी की तो बातें छोड़िए, सोशल वर्क में भी ये शब्द आ चुका है। पुरुष को महिला को उपहार या दहेज के रूप में एक निश्चित राशि या संपत्ति होती है, इसे महर के रूप में जाना जाता है, और यह सभी प्रकार के मुस्लिम विवाहों के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में दर्शाया जाता है मेहर शब्द को। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैध मुत्ता विवाह के लिए कानूनी प्रावधान है, जो मेहर शब्द है, जिसको आप महर के नाम से भी जानते हैं। एक सहमति शब्द आता है इसी के अंतर्गत, एक शब्द प्रस्ताव का आता है, एक शब्द इसी में गवाह आता है। मेहर आपको पता है, सहमति मुस्लिम कानून के तहत विवाह के अन्य सभी रूपों की तरह मुत्ता विवाह के पक्षकारों में विवाह के लिए सहमति देने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए सहमति शब्द भी प्रस्तुत है। प्रस्ताव विवाह अनुबंधन में प्रस्ताव या प्रस्तुति के माध्यम से शामिल किया जाना चाहिए। प्रस्तावित पुरुष द्वारा किया जाना चाहिए, प्रस्तावित महिला द्वारा भी की जानी चाहिए, इस तरीके का शब्द भी प्रस्तुत होता है। गवाह, अन्य सभी प्रकार के मुस्लिम विवाहों की तरह मुत्ता विवाह के लिए 2 पुरुष गवाह या 1 पुरुष और 2 महिला गवाह की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है, जो स्वस्थ दिमाग के हों और मुस्लिम धर्म को मानने वाले हों। उन संदर्भ में ये शब्द भी प्रस्तुत होता है, ठीक है। तो ये शब्दों को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा इसके परिप्रेक्ष्य में। मेहर का मतलब बेसिकली एक प्रकार से भगवान के सौजन्य से या ईश्वर के सौजन्य से इस शब्द को दर्शाया जाता है। मेहर एक प्रथा है, मेहर एक प्रथा है, और वो भी मुस्लिम धर्म की प्रथा है, प्राचीन काल से चली आ रही है, ये बात जरूर ध्यान रखिए। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अभिकथन और कारण, कहता ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में महिला सशक्तिकरण हुआ है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? सत्य बात है? जी सर। हाँ जी सर। ग्रामीण भारत में अगर मैं बात करता हूं तो पिछले 2 दशकों में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया बेसिकली देखने को मिली है, और ये बात सार्वभौमिकता के भी आधार पर आप सत्य कह सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, देखिएगा जरा कारण में, कि 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं को सशक्तिकरण किया है। क्या ये भी बात सत्य है? जी सर, सत्य। जी सर, सत्य। ये भी बात सत्य है। अब आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 के पेपर में यहाँ से एक सवाल पूछा गया था। यूजीसी नेट सोशल वर्क की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ। हालांकि ये सवाल एमपीपीएससी एमपीसेट के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% का सीट को लेकर आरक्षण करने की बात की, और महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि
ग्रामीण समाज में हुई। आज वर्तमान में अधिकतर राज्यों में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50%, अधिकतर की बात मैं कर रहा हूँ, सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है और मैं इस प्रश्न को आईएमपी के रूप में लूँगा और यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं, इसलिए आप सभी लोग विकल्प बी का ही चुनाव करें। ऑप्शन आपका बी ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत जी में सर। जी शिक्षा सर। का निजीकरण, जी सर। ओके, शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है, ये बात सत्य है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि वर्तमान शिक्षा संस्था एक व्यवसायिक केंद्र में परिवर्तित हो चुकी है, तो वहाँ पर एक शब्द बनता है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। क्या ये बात भी सत्य है? जी सर सही। जी सर। बिल्कुल। मेरा कहने का आशय ये है कि भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हुआ है, आगे बढ़ा है। वहीं अगर मैं आज वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए कहता हूँ कि शिक्षा संस्था एक व्यावसायिक केंद्र में परिवर्तित हो चुकी है, तो शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया है और ये बात भी सत्य है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, परंतु सी व्याख्या वाला यहाँ ऑप्शन। पर नहीं है। तो भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण शिक्षा गरीब बच्चों की पहुंच से बाहर हो चुकी है, शुल्क की कमी है और संरचना के अभाव के कारण सुपात्र छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बात यहाँ पे प्राइवेट चीज़ों की हो रही है, जिसको आप लोग निजीकरण को कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी शुल्क जो है अधिक होती है, ये बात आप सब लोगों को पता होगा, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सत्य है, परंतु इसकी व्याख्या सही नहीं है। नहीं है। विकल्प आपका होगा यहाँ पर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्लीज बताइएगा। जी सर। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं। देखिए, संगठन जो है संघर्ष के अखाड़े हैं, यह किसका कथन है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत हैं, चारों ऑप्शन के जवाब आप लोगों को बताने हैं, इनमें से कौन सा सत्य है प्लीज। सर कार्ल मार्क्स। ओके, और भी? सी डोरेंडर। सर इसमें सी होगा सर। ए सर। जी, देखिए, यदि मैं आप लोगों से इस प्रश्न का जवाब चाहता हूँ तो संघर्ष या द्वंद्वात्मक जैसे सिद्धांत में संगठनात्मक संघर्ष को एक अखाड़े के रूप में विभक्त किया गया है, एक प्रकार से या प्रस्तुत किया गया है। तो वहाँ पे नाम आता है रेडॉल्फ कॉलिंस का नाम, और यहाँ ऑप्शन पहला सत्य है। समाजशास्त्र में बहुविकल्पीय प्रश्न में ये प्रश्न बहुत ही फेमस रहा है और मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग ऑप्शन नंबर ए का ही चुनाव करें। यह कथन रेडॉल्फ कॉलिंस का है। कॉलिंस ने संघर्ष का मूल कारण शक्ति के स्रोत को माना है जो व्यक्ति में निहित होता है और ये व्यक्ति ही संगठन का निर्माण करता है, संघर्ष के लिए प्रेरित होते हैं और ये रिसोर्सेज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन भी हो सकते हैं। अतः आप ये कह सकते हैं कि यह कथन संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, तो ऑप्शन ए का चुनाव करेंगे, रेडॉल्फ कॉलिंस का नाम, और यही ऑप्शन सत्य आपका माना जाएगा। ठीक है।
ऑप्शन नंबर आपका पहला सही जाएगा। कार्ल मार्क्स जब भी प्रक्रिया में आते हैं, संघर्ष को लेकर बातचीत करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने समाज में सामाजिक वर्गों में विभाजित करने वाली प्रक्रिया को लेकर आते हैं। इन वर्गों के प्रत्येक सदस्य में अन्य सामाजिक वर्ग की तुलना में कई अधिक चीज़ों को लेकर समानता के रूप में दर्शाते हैं, है ना। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, दास कैपिटल जैसी पुस्तक में इनका नाम सर्वोच्च के रूप में रखा गया है। वहीं अगर मैं आपसे सर्वहारा या बुजुर्गा वर्ग की बात भी करता हूँ तो भी कार्ल मार्क्स का नाम रिप्रेजेंट होता है। राज्य का प्राथमिक कार्य बेसिकली शासक वर्ग के निहित में समाज के निम्न वर्गों का दमन करता है, ऐसे शब्दों को भी प्रकट करते हैं कार्ल मार्क्स महोदय। वहीं अगर मैं बात करता हूँ राल्फ डोरेनडॉर्फ का नाम, यूरोपियन कमिश्नर फॉर ट्रेड के नाम से भी ये जाने जाते हैं, राल्फ डोरेनडॉर्फ। राल्फ डोरेनडॉर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि किसी सामाजिक संरचना में सदस्य किस हद तक अधिकार बनाए रखता है। उस प्रक्रिया में राल्फ डोरेनडॉर्फ का नाम प्रस्तुत होता है। ये बात आपको इसके संबंध में ध्यान में रखना होगा। मैंने कल भी आप सबकी एक क्लास लिया था और उसमें कहा था कि क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी करके एक पुस्तक रिप्रेजेंट किया 1959 में, और एसेज इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी की बात किया राल्फ डोरेनडॉर्फ ने 1968 में। ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जो राल्फ डोरेनडॉर्फ की परीक्षाओं में बैक टू बैक पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं बात करते हैं मैक्स वेबर। कल आप लोगों की क्लास जो चलने वाली है 9 बजे से क्लास चलेगी कल आपकी ना। बेसिकली आज भी मुझे 9 बजे से ही क्लास को ऑन करना था, लेकिन मैंने टाइम वहाँ पर ध्यान में ना रखते हुए 8:30 कर दिया था क्लास को। मुझे जैसे ही याद आया कि आज की क्लास तो 8:30 है, इसलिए मैंने 45 पर ही क्लास स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्लास का जो टाइम है बेसिकली 9 AM है ना। तो कल 9 बजे से क्लास आपकी जब चलेगी तो इस विद्वान के बारे में आप लोगों से बातचीत किया जाएगा। फिलहाल कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के से सिद्धांतों में सबसे सर्वोच्च के रूप में आते हैं। नौकरशाही व्यवस्था को वैधानिक सत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण मानते हैं मैक्स वेबर महोदय। तो इसलिए आप कह सकते हो कि नौकरशाही का सिद्धांत भी मैक्स वेबर के द्वारा ही दिया गया है। यहाँ तक कि नौकरशाही के जनक के रूप में या आधुनिक नौकरशाही के जनक के रूप में भी नाम मैक्स वेबर का ही लिया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। हालांकि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपके सामने 20 नंबर का है। कहता है कि यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है। मैंने आप लोगों से कल की क्लास में बताया भी था कि जो भी आपको तथ्य मिले उन तथ्यों को अपने कॉपी पर नोट करें। क्लास समाप्त होने के बाद उन तथ्यों को एक बार रिवीजन जरूर करें, क्योंकि MPPSC और MP सेट में मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ 80% डिपेंडेंट है एक प्रकार से फैक्ट के सवालों पर। 80%। कार्ल मार्क्स, लेवी स्कोजर, डोरेनडॉर्फ, कॉलिंस जैसे विद्वानों के नाम आपको बराबर दिखेंगे पेपर में। पेपर जब भी आपका ऑफलाइन हो तो आज आप सुन लीजिए, वह पेपर फैक्ट पर आधारित होता है ज़्यादातर, ठीक है। ऑफलाइन पेपर बेसिकली MP सेट भी है, आपका MPPSC का भी है, यहाँ तक कि हो सकता है DSSB का, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन CBT बेस्ड मान के चलिए अभी DSSB का। और UGC नेट का तो CBT पर तो हो चुका है, ठीक है। तो सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व किस विद्वान का आता है? जवाब एक बार बताइए, फिर मैं बताता हूँ। सर कार्ल मार्क्स। डोरेनडॉर्फ। सर डी होगा सर। देखिए, यदि आपको बता दें कि UGC नेट में ये सवाल सोशल वर्क में नहीं पूछा जाएगा, इस सवाल को हटा दीजिए। कारण ये है क्योंकि संघर्ष को समाज का प्रकारात्मक महत्व की बात किया है।
परंतु इस सवाल का सही ऑप्शन जो माना जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, जो है लेविस कोजर। देखो कार्ल मार्क्स, आप सही कहते हैं कि जहाँ कहीं संघर्ष देखते हैं तो कार्ल मार्क्स कहलाता है। यूजीसी नेट में ऐसे ही पूछा जाता है। इस यूजीसी नेट में जो भी प्रश्न आते हैं आप आसानी से उसके आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, तो समझिएगा। लेविस कोजर का सुझाव था कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक या प्रकार्यवाद जैसे शब्दों को इम्पोर्टेंस देते हुए इन्होंने बताया है कि संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 की पुस्तकों में प्रस्तुत करते हुए इन शब्दों को संदर्भित किया कि संघर्ष किसी भी समाज में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और संघर्ष का परिणाम सामाजिक परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होता है। इन्होंने संघर्ष को सेफ्टी वॉल्व का नाम दिया है। पेपर में ये सवाल आ चुका है, सेफ्टी वॉल्व का नाम किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है संघर्ष के परिणाम को? तो नाम आपको क्या आएगा? कोजर, लेविस कोजर। सेफ्टी वॉल्व, बिल्कुल, लेविस कोजर वाल्व। ठीक है, ये आपको शब्द ध्यान रखना होगा। ठीक है, किताब 1956 का फंक्शनल ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट लिख लिया करो, है ना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अभी अभी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, क्या बताया सर? सोशल फंक्शन ऑफ सोशल हाँ, कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, मैक्स सर ये डेरेंडोर्फ की बुक है ना सर? किसके? सर रोल्फ डेरेंडोर्फ आप जो बोल रहे हो वो? नहीं, ये लेविस कोजर का है, लेविस कोजर का है। राल्फ डोरेंडॉर्फ की किताब तो मैंने अभी अभी आप लोगों से एक 1950 जो है 1957 का बताया है, और एक किताब मैंने आप लोगों को 1968 के बारे में बताया है ना? अभी अभी बताया है या नहीं बताया? बताइए एक बार। अरे भाई, यदि नहीं लिख रहे हो तो भी बताओगे तो मैं दोबारा से बता दूंगा। यदि नोट सर एक बार बता दीजिए सर। ठीक है, ऐसे आप सभी लोगों को क्या करना होगा, जितनी भी इनके अवधारणाओं के रूप में या उनके कॉन्सेप्ट के रूप में रिप्रेजेंट की जाए किताबें वगैरह, मैंने पहले भी आप लोगों से एक बार नहीं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि कथनों को, स्टेटमेंट को ज़रूर आप ध्यान रखा करें, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे सवाल हम लोगों से देखने को मिलते हैं, है ना। तो मैंने जैसे ही आप लोगों को अगर मैं बोलता क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो आपको नोट कर लेना चाहिए कि 1959 का है। एसेज इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी का नाम जैसे ही मैं बोलता 1968, आपको वो नोट कर लेना चाहिए। ये राल्फ डोरेंडोर्फ की 2 किताबें हैं। और फंक्शनल ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 का बताता तो तुरंत आपको नाम लेविस कोजर का नाम नोट कर लेना चाहिए। और यदि मैं आपसे कहता कि संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, तो वह किस विद्वान का नाम आ जाता? रेडाल्फ कॉलिंस का नाम आ जाता। अभी अभी आपको ये चीज़ें मैंने बताया भी है। अगला सवाल देखिए, यहाँ अब आप लोगों को एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, आपको सम्मिलित करना है। कहने का आशय मेरा ये है कि आपको मैच करना है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी अवधारणा या सिद्धांत किस विद्वान के अंतर्गत आता है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि राल्फ डोरेंडॉर्फ का इनमें कौन सी अवधारणा है जो रिलेट कराते हैं। तो संघर्ष और सत्ता का जो सिद्धांत है वो राल्फ डोरेंडॉर्फ का है। आप जब पढ़ेंगे प्रकारात्मक के बारे में, यूजीसी नेट का जब यूनिट नंबर 2 चलेगा, तो मैं आपको सबसे पहली ही लाइन में ये मेंशन कर देता हूँ कि प्रकार्यवाद या संघर्षवाद या द्वंद्वात्मक जैसा शब्द सत्ता और संघर्ष पर आधारित होता है,
राउफ डोरेनडॉर्फ के ये स्टेटमेंट आती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा इस चीज़ को। तो पहले का 5 हो जाएगा। और G.H. मीड का नाम बहुत फेमस है। अच्छा, ये इस किताब में बेसिकली कहा क्या गया है, संघर्ष और सत्ता में, ये भी ध्यान रखो, परीक्षा में ये भी आता है कि इस किताब को पूछ लेगा, कहेगा बताइए उसके बारे में थोड़ा सा, तो 2-3 लाइन जरूर ध्यान में रखो। इनमें उन्होंने सत्ता शक्ति के संबंध को वर्ग संघर्ष के जन्म का कारण माना था। ये कारण बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने आर्थिक कारणों को अधिक महत्व नहीं दिया है। आर्थिक कारण कौन? राउफ डोरेनडॉर्फ। किस किताब, किस अवधारणा या सिद्धांत में? तो संघर्ष और सत्ता के सिद्धांत में। ये सिद्धांत है उनका। लेकिन G.H. मीड की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रतीकात्मक व्यवहार का सिद्धांत इन्होंने बताया है। ये सभी सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में क्या बात हुई है? इस सिद्धांत में बताया गया है कि प्रतीकों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से लोगों की समझ विकसित और परिपक्व होती है। अतः आप ये कह सकते हैं कि G.H. मीड प्रतीकात्मक अंतर्व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं। अल्फ्रेड सूटज का नाम, परिघटना विज्ञान का सिद्धांत दिया है। कहा है कि व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से जो कुछ प्राप्त होता है उसे परिघटना विज्ञान सिद्धांत में सम्मिलित किया जाता है, ऐसा उनका मानना है। तो परिघटना विज्ञान आपको रिलेट कराते हैं अल्फ्रेड सूटज। लेविस कूजर, सामाजिक संघर्ष के कारण। सामाजिक संघर्ष किसी में नहीं लिखा क्या? अच्छा, ये तो ठीक है सर, सामाजिक संघर्ष के कार्य। हाँ, मिल गया। सामाजिक संघर्ष के कार्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोजर ने संघर्ष को वास्तविक, अवास्तविक या आंतरिक व बाह्य संघर्ष को रूपों में विभक्त करता है। इसमें इन्होंने संघर्ष के कारण, संघर्ष में हिंसा के कारण, संघर्ष की अवधि और उसके प्रकारों पर चर्चा किया है लेविस कोजर ने। अतः आप कह सकते हो कि लेविस कोजर सामाजिक संघर्षों के कार्य को रिलेट कराते हैं। विल्फ्रेड पैरेटो का नाम सुना होगा आप लोगों ने। शक्ति, अभिजन जैसे शब्दों को प्रस्तुत करते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना। तो आप पहले का 5 लगाइए, दूसरे का 4 लगाइएगा, तीसरे का 2 लगाइएगा, चौथे का 3 लगाइएगा। 5, 4, 2, 3 किसी ऑप्शन में है? थर्ड वाले ऑप्शन सी में सर। इसलिए ऑप्शन नंबर सर शक्ति अभिजन का मतलब? शक्ति अभिजन एक पावर चीज़ों को दर्शाता है जहाँ पे अनुभव शब्द रिलेट होता है। उन प्रक्रिया में शक्ति यानी सत्ता जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया गया है। मेरे कहने का आशा ये है कि जिन्होंने संस्थानों में सर्वोच्च पदों पर कब्जा किया है या कब्जा किया हुआ है ना, बात को समझिएगा। जिन्होंने संस्थानों में सर्वोच्च पदों पर कब्जा किया हुआ है वही शक्तिशाली अभिजन वर्ग को दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पे राजनीतिक जो क्षेत्र होता है या सरकार में जो सत्ता होती है वह प्रमुख पदों पर सफलतापूर्वक अधिकार कर लेती है। ये बात सत्य है या नहीं, बताइए। जी सर, जी सर, जी सर, सही होता है कि सत्ता अनुभव जैसे शब्दों को, सत्ता अभिजन जैसे शब्दों को प्रस्तुत करने वाला विल्फ्रेड पैरेटो महोदय ने अवधारणा या सिद्धांत जैसे शब्दों को लेकर आते हैं, है ना। इस शब्द को जरूर ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है? जब भी कभी इस तरीके के सवाल मिले नहीं, तो उस नहीं पर या तो आप अंडरलाइन कर लीजिए या तो आप सर्कल कर लीजिए।
ताकि आप इस प्रश्न की आसानी से पहचान कर सकें। अब आपके सामने ये सवाल है ना? प्लीज़ एक बार आप सभी लोग बताइए, ठीक है, कि जवाब क्या होना चाहिए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, तो यदि आप क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी बता रहे हैं तो गलत जवाब दे रहे हैं। सी। संघर्ष, यहाँ सर सी। सी सही है। देखिए, यदि आपको जब किसी अवधारणा को लिखा गया हो, जैसे एक अवधारणा लिखी गई, कहा गया कि संघर्ष परिदृश्य बताइए, यानी ये पदबंध लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी किसी प्रश्नों में शब्दों के आधार पर आपसे बात किया जा रहा हो किसी एक पर्टिकुलर शब्द को लेकर, वो भी संघर्ष परिदृश्य में, तो यहाँ एक ट्रिक बना लीजिएगा। उस ऑप्शन का जो सबसे बड़ा शब्द लिखा होगा, अभी तक मैंने ये देखा है, वो ऑप्शन सत्य गया है, परंतु याद रहे कि वो शब्द पदबंध हो। पदबंध का मतलब जानते हो? कितने लोगों ने हिंदी पढ़ा है बताइए? हिंदी तो लगभग सभी पढ़े होंगे, लेकिन पदबंध जो हिंदी पढ़ा होगा, ग्रामर, उसको पता होगा। बताइए, पता है आपको पदबंध? अरे हाँ या ना बोलिए, नहीं बोलोगे तो मैं बताऊंगा, हाँ बोलोगे तो आपसे पूछूंगा। एग्जैक्ट नहीं पता। अब बोलोगे भी नहीं। चलो तो सुनो, बेसिकली क्या है यहाँ पे पदबंध का मतलब, सिंपल सी बात है, समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ। पदबंध एक प्रकार से पद का ही, शब्द का ही एक रूप होता है। जब कोई दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, उन एक ही शब्द में निहित होता है। अब यहाँ शब्द था संघर्ष परिदृश्य का, मतलब पर्सपेक्टिव का, पॉइंट ऑफ व्यू का, तो केवल एक ही शब्द था, लेकिन उस पर आश्रित हो गया, संघर्ष पर आश्रित हो गया पॉइंट ऑफ व्यू, परिदृश्य। और उनमें ना फिर जब आपको कोई शब्द स्पष्ट करेगा तो वहाँ पे सबसे बड़ा शब्द बनता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। लिखना ही पड़ेगा एग्जामिनर को, वो एग्जामिनर को लिखना ही पड़ेगा इस तरीके के शब्द की वहाँ पर पूरे मीनिंग को दर्शाए, है ना। देखिए, संसाधनों पर अगर मैं बात करूँ, शक्ति और सत्ता के संघर्ष के रूप में समाज होता है, ये बात सत्य है। परिदृश्य के रूप में पूछा कि प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में पूछा कि तो हाँ तो होना चाहिए था, तो हाँ के दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं तो ये बात सत्य थी। परिवर्तन अपरिहार है, बहुधा लाभकारी होता है, हिंसक भी हो सकता है, मे बी सोशल वर्कर यूज करता है, मे बी जैसे शब्दों को, हो सकता है, बिल्कुल बात सही है, कर सकता है, ऐसा संभावनाएं बनती हैं, तो ये भी बात सत्य के रूप में आती है। वर्गों के बीच में संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण हो सकता है, ये टू द पॉइंट रहेगा और ये सत्य रहेंगे। लेकिन नहीं है तो जरा सी को सुनिए। समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्या करते हैं। समाज के अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है संघर्ष को। यहाँ तक बात सही है। फिर आगे कह रहा है कि जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर किया जा सकता है। समापन करोगे, रिजल्ट करोगे तो उनसे रिलेटेड कर भाई, जब आप उसको जटिल करोगे, कोई कार्य अगर जटिल है तो उसको इजी करने के लिए हम उस कार्यों को विभक्त करेंगे तो ठीक रहेगा। परस्पर मतलब उसको जोड़ना, रेसिप्रोकल करोगे ना तो वो कठिन बन जाएगा। तो कठिन तो शब्द होता ही नहीं, कठिन हमेशा गलत के रूप में जाता है। जब भी कार्य कोई सोशल वर्क या सोशोलॉजी में या किसी भी शब्द में होता है तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, सरल से जटिल की तरफ जाता है। ये सवाल ही कह रहा है कि आप जटिलता में बने हो, सरलता पे बात ही नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट गलत है संघर्ष के परिदृश्य में, है ना। तो ऑप्शन सी ही आपका सही माना जाएगा। आसान सवाल है, इस तरीके के सवाल को लगाने का तरीका यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता अगर ना हो तो ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी सवाल अगर यूनिक मिल जाता है तो ऐसी कंडीशन पे वहाँ पे ये सवाल सत्य हो जाता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे एक और सवाल की तरफ। जी पूछ रही हूँ मैडम, चलो फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 के मदों की सूची 2।
आपके सामने 2 सेक्शंस या सूची दी गई हैं और उसमें कोड दिए गए हैं आपके नीचे। आपको पॉइंट के आधार पे मैच करना है। पहला नाम एक आया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूजीसी नेट में सोशल वर्क में JWB डुगलास का नाम पूछा गया हुआ है, इनका नाम। बाकी ये 3 का नाम नहीं आया है, लेकिन इसका नाम आया हुआ है। तो जवाब बताइए, JWB डुगलास का नाम किस कॉन्सेप्ट को टच करते हैं? डे स्कूलिंग सोसाइटी, जी, डे स्कूलिंग सोसाइटी क्या? नो नो नो, दी होम, द होम एंड द स्कूल। हाँ, दी होम एंड स्कूल की बात करता हूँ। तो इनकी एक किताब थी मैडम, सन 1916 की किताब थी, और इस किताब को जब इन्होंने प्रकाशित किया तो एक शब्द लिखा था, जानते हैं क्या? जो यूजीसी नेट में पूछा गया था, वो लिखा था, पश्चिमी संस्कृति के विरुद्ध हुए संघर्ष को दर्शाना। पश्चिमी संस्कृति के विरुद्ध हुए संघर्ष को दर्शाती है दी होम एंड दी स्कूल जैसी पुस्तक। और यह कहा जाए कि संस्कृति, पश्चिम संस्कृति के विरुद्ध हुए संघर्ष को कौन विद्वान इस अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो JWB डुगलास, पहले का पहला। DH है ग्रीव्स जैसे शब्द रिप्रेजेंट हो रहा है। और इस किताब में अगर मैं बात करता हूं, सोशल रिलेशन इन अ सेकेंडरी स्कूल, सन 1967 की किताब है, 1967 की। और यह पुस्तक माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच सामाजिक संबंधों पर आधारित थी। हर ग्रीव्स की ये पुस्तक है, DH, और सही जवाब सेकंड को टच करता है। एक किताब आपके सामने आती है, और जो स्कूलिंग एंड कैपिटलिस्ट अमेरिका की बात होती है, और ये किताब S. बोल्स तथा H. गिटिन्स का नाम आता है। स्कूलिंग इन कैपिटलिटी जो है कैपिटलिस्ट अमेरिका नामक पुस्तक सन 1976 में प्रस्तुत हुई। इस किताब में फिर क्या बात थी? जो किताब में बातें लिखी जा रही हैं वो भी आप ध्यान रखें, वर्ष भी बता रहा हूँ, है ना। एक प्रश्न की मैं आपसे बहुत सारे तथ्य दे रहा हूँ, तो ध्यान रखें। अमेरिका में विद्यालयों के पुनर्निर्माण पर लिखी गई थी। इवान इलीच डी स्कूलिंग सोसाइटी की पुस्तक 1971। यह पुस्तक आधुनिक दुनिया में सब शिक्षा की भूमिका और अभ्यास की आलोचना की गई है इस किताब में। और यहाँ पर मैच हो जाएगा 4। तो जहाँ पर देखिएगा क्रम 1 2 3 4, वही ऑप्शन को सही करिएगा। जरा एक बार ऑप्शन देख के बताइए। पहला ऑप्शन सही है, बताइए तो सही। जी सर, जी सर, जी सर। बताऊं मैं आपको, अगर यहाँ पे भी एक ट्रिक है, आपको यहाँ पर भी एक ट्रिक है, ये बता देता हूँ, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। अब ये ट्रिक मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी 100% काम करेगी, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आपको लगे क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन, देखिए नाम JWB, DH जो है हरग्रीव्स, H. बोन्स तथा H. गिडिन्स, इवान इलिच, नाम यूनिक लग रहे हैं, अद्वितीय लग रहे हैं, नाम अद्वितीय लग रहे हैं, जैसे पहली बार हमने सुना है इनका नाम। जी सर। अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन बन रहा है जैसे बहुत टफ क्वेश्चन बन रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है। मैं आपको सर इसमें बुक भी सारी एक जैसी लग रही है। बुक नहीं, यहाँ पर विद्वान बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बुक तो कोई भी आगे पीछे दे सकता है ना। जैसे आप देखिए, आप जाहिर सी बात, जैसे यूनिक अगर आपको नाम लगा है तो उनकी किताबें भी कहीं ना कहीं यूनिक लगी होंगी आपको, है ना। कुछ अलग ही लगा होगा कि भाई किताब भी कुछ अलग तरीके की दिखे, मतलब ऐसा फील आ रहा है। तो जी जी आ रहा है। प्रश्नों में आपको बता दूं, आमने सामने का ही मैच होता है परीक्षा में। अभी जब आप कोई प्रैक्टिस सेट करना और ऐसे नाम देख लेना
तो उसका पहले तो आप ट्रिक ही लगा के देखना, मिला देना एक एक, फिर उसके बाद तत्पश्चात आपको उसका आंसर की देख लेना, है ना। मैंने तो ऐसा किया है, एक बार नहीं लगभग कई बार मैंने किया है, और वैसे में वो ऑप्शन भी सत्य गया है ना। फिलहाल ऐसा आप करेंगे तो आपको आसानी होगी, यदि क्योंकि अब देखो प्रश्न अगर आपको पता नहीं है, नंबर तो आप यहाँ पे तुक्का ही मारने वाले हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे प्रश्नों में यदि आपको पता नहीं है, तुक्का ही मारने वाले हैं, सब यूनिक दिख रहा है, तो आप सीधा सीधा करिए कि भैया सीधा सीधा लगा के चलेंगे, क्योंकि हुआ तो फिर सही ही होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 90% चांस, लेकिन कभी कभी का, अब जैसे मान लीजिए, अब आप सोचिए कि नाम मैरी रिचमंड का आ जाए, नाम दुर्खिम का नाम आ जाए, है ना। दुर्खिम की भी आपने नाम कई बार सुना है, लेकिन एक ऐसी किताब आ जाए जो उसके नाम ही ना सुने हो आप लोग, है ना, तब यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। आप ऐसा सोचिए कि आपने कोई नाम ही नहीं सुना इसमें, यदि सुना भी है आपने भूल भी गए, लेकिन दुर्खिम थोड़ी भूल पाओगे, कार्ल मार्क्स को थोड़ी भूल पाओगे, है ना। तो ऐसे उन लोगों के नाम अगर आ जाए तो उसको आप इस तरीके की ट्रिक मत फॉलो करिएगा, जहाँ आपको यूनिक नाम बार बार देखने को नहीं मिलता है, ये सब बार बार नहीं नाम मिलता है, एक आध पेपर में एक आध क्वेश्चन में आ जाते हैं तो आ जाते हैं, ये लोगों की किताबें वगैरह फेमस चीज़ें जो है आती हैं। और पता है आपको फेमस नाम क्या है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, कोजर, ठीक है, मैलिनोवस्की, डोरेनडार्फ, है ना, ऐसे नाम फेमस है। जो है कर्ट लेविन जैसे विद्वानों का नाम फेमस है, ठीक है। अच्छा अभी बताइए, कहीं आवाज़ वगैरह ब्रेक तो नहीं हुई है आज? नहीं सर, क्लियर है। चलो अच्छा, फिर तो ये कुछ काम कर रहा है लैपटॉप, ठीक है। चलिए आगे सर क्लास समाप्त हो गई क्या सर? नहीं, अभी कहाँ समाप्त हो गई, अभी चलिए, अभी 15-20 मिनट चलिए, क्योंकि यहाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग चलती है, मैं रिकॉर्डिंग को देखते हुए ना बनाता हूँ कि 1 घंटे क्लास है ना, तो मुझे टाइम पता चल जाता है, रिकॉर्डिंग मेरे जस्ट सामने ही चलती है। इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है, सहज बुद्धि है। देखिए भाई, सवाल एमपीपीएससी के स्टूडेंट को एक प्रकार से यूनिक लगता है सारा, यहाँ पे जो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पर परिघटना विज्ञान सर। लेकिन आप, अच्छा यहाँ पर आप कह रहे हैं परिघटना विज्ञान, चलिए मैं बताता हूँ। यदि आप कह रहे हैं कि परिघटना विज्ञान की मान्यता है, यदि आप कह रहे हैं कि परिघटना विज्ञान की मान्यता है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है। सहज बुद्धि जानते हैं क्या होता है? जो जन्मजात जैसी प्रवृत्ति होती है ना, वो सहज बुद्धि को रिलेट कराती है। जन्मजात प्रवृत्ति जैसे रोना हो गया, रोना, हंसना, खेलना, इस तरीके का, जेंडर वगैरह, ये सहज चीज़ों को रिलेट कराती है। व्यक्तिनिष्ठ अनुभव और चेतना संरचनाओं का दार्शनिक अध्ययन ही परिघटना विज्ञान कहलाता है। परिघटना विज्ञान में व्यक्तिगत जागरूकता की अवस्था, देखो बात को समझने का प्रयास किया करें, व्यक्तिगत जागरूकता की अवस्था और सामाजिक जीवन के बीच उपस्थित संबंधों को समझा जाता है। परिघटना विज्ञान दर्शन शास्त्र में एक आंदोलन है। दर्शन शास्त्र में परिघटना विज्ञान एक मोमेंट है जो कुछ निश्चित समाजशास्त्रियों के द्वारा अपनाया जाता है, और ये बात सत्य है। अतः आप ये बात कह सकते हो कि दैनिक जीवन की सहज बुद्धि समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में आपको रिलेट कराती है परिघटना विज्ञान, जहाँ व्यक्तिनिष्ठ अनुभव, जहाँ मैं आपसे बोला था व्यक्तिगत जागरूकता की अवस्था और चेतना संरचना का दार्शनिक अध्ययन परिघटना विज्ञान का क्षेत्र कहलाता है, और ऑप्शन आपका सी सही है। बाकी यहाँ पर देखिए, प्रकारात्मकता फंक्शनल से, संरचनात्मकता स्ट्रक्चर यानी ढांचा से, विनिमय एक्सचेंज से, जहाँ जॉर्ज होमस का नाम आता है कि नहीं। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन अन्योन क्रियावाद का एक तत्व नहीं है? नहीं है, हालांकि डी सर। एग्जामिनर बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, लेकिन यदि किसी सर, को डी। ना मिले तो आप कर सकते हैं। डी होगा सर, वो में था। डी सर। देखिए, परीक्षाओं में सर प्रतीक प्रतीक हो सकता है सर, प्रतीक। देखिए सिंबल बता रहे हैं। अब सुनिए, रेसिप्रोकल होता है अननोन क्रियावाद, और अननोन क्रियावाद रेसिप्रोकल होता है तो इसका स्व द सेल्फ है ना, तत्व है। प्रतीक सिंबल तत्व है। रोल टेकिंग तत्व है। ईगो अस्तित्ववाद का तत्व नहीं है। ये अहम मनोविज्ञान का तत्व है। और अहम मनोविज्ञान का तत्व किसने दिया है? सर फ्राइड। फ्राइड। अरे सिगमंड फ्राइड। हाँ फ्राइड। सिगमंड फ्राइड की बेटी का क्या नाम था? अन्ना फ्राइड। अन्ना अन्ना फ्राइड। फ्राइड। हाँ, यहाँ पे नाम आएगा अन्ना फ्राइड। अन्ना फ्राइड का नाम आएगा, उनका ये शब्द है। कहने का आशय ये है कि दी ईगो अस्तित्ववाद का तत्व नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार को तार्किक पक्षों पर बल देता है। आपकी ईगो की बात करता है, जो व्यक्ति की सामाजिक अपेक्षाओं तथा मान्य तरीकों के अनुरूप व्यवहार, अनुरूप का मतलब पॉजिटिव होता है, जो प्रतिकूल, अनुकूलित, एडप्ट जैसी शब्दों को रिलेट कराता है, तो अनुरूप व्यवहार करने का सुझाव देता है। फ्रायड ने अपने इन सिद्धांतों को या इन सिद्धांत के कार्यों को प्रवृत्तियों के आधार पर समझाया है। प्रवृत्ति के आधार पर समझाया है। और फ्रायड में यहाँ पे अन्ना ही, फ्रायड का नाम तो सर्वोच्च लिया जाता है, लेकिन सिगमंड फ्रायड भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल आप सबको जब भी ये शब्द आए तो अन्ना फ्रायड का ही नाम सोचें, मेन वही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दलितों के अभाव, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे दलितों के बारे में। दलितों के या दलितों में आप अलगाव, दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है। इसका मतलब समझते हैं? दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है। बात सत्य है या नहीं? सर हाँ। यूनिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सही है सर। हाँ सर। जी सर। ये दोनों सही है सर। ये स्टेटमेंट सत्य है। आधुनिक समय में, आज के वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए अपनी भूमिकाओं को सकारात्मक तरीके से समाज में अनुकूलित हो रहे हैं लेकर। तो दलितों में अलगाव की भाव जो है बढ़ रहे हैं, ये बात सत्य है। वहीं कारण में कहा गया कि दलितों पर हाल के वर्षों में अत्याचार बढ़ा है। देखो, अब आप ले सकते हो आरक्षण वाला जैसा जो आंदोलन वगैरह होता है, ऐसा आप मान सकते हो। आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो होती हैं, आज भी वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, है ना, इतने शिक्षित होने के बावजूद भी। तो दलितों को अधिकारों को या उनकी अधिकारों की प्राप्ति ना होने और उनके शोषण के कारण उन पर होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न की दर में वृद्धि हुई है, जिसके कारण वे समाज से कटने लगे हैं। उनमें अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अतः आप यहाँ पर दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन आप ऑप्शन नंबर डी को लगा सकते हैं। यह ऑप्शन आपका सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DSSB, MP सेट, MPPSC और UGC नेट के बच्चों के। सर उसका क्या था सर? दोनों सही था ना सर उसमें? हाँ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। कहाँ हो सर?
ओके है ना। थोड़ा हाँ सा सर ओके हाँ ध्यान दीजिए, दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। जी होमस महोदय का स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं बड़ा फेमस पर्सन है ये, और यूजीसी नेट सोशल वर्क में आया हुआ सवाल है ये। दी ह्यूमन ग्रुप्स की बात करते हैं। यदि आप चौथे नंबर का क्लिक करते हो दी ह्यूमन ग्रुप्स को, तो सत्य बताते हो। ये किताब है, ये किताब है। सर आपको ये पता होना चाहिए कि ये किताब किस पर आधारित है। कोई भी स्टूडेंट बताए जरा एक बार प्लीज़, थोड़ी सी इस किताब की विशेषता। लोगों के सर समूह पर देखिए ग्रुप लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सीधा ग्रुप का ही नाम लगा दो, है ना। परंतु यदि आप इस प्रश्नों की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं जॉर्ज होमस जैसे विद्वान का, अमेरिकी समाजशास्त्री, व्यवहार समाजशास्त्र के संस्थापक, अमेरिकन एसोसिएशन अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के 54 यानी 54वें अध्यक्ष और सामाजिक विनिमय के सिद्धांत के जनक प्रतिपादक भी कह सकते हो। तो द ह्यूमन ग्रुप सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स जैसे कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं प्रक्रिया के दृष्टिकोण से अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ स्टेटमेंट में इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समूह की विशेषता बताते हुए कि जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, पारस्परिक जागरूकता की बात हो रही हो, ठीक है, लक्ष्य, स्वार्थ, ऐच्छिक सदस्यता आदि की विशेषता को प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो उन कंडीशन में समूह का निर्माण होगा। और जब समूह का निर्माण होगा तो वह दी ह्यूमन ग्रुप्स कहलाएगा। और ये किताब सन 1950 में प्रकाशित किया। इतनी बातें आपको जॉर्ज कैप्सर होमस का नाम याद रखना चाहिए। आप कर्ट राइट का नाम आ रहा है, और ये इस किताब के बारे में कर्ट राइट ने किस पर जिक्र किया है? ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स। यदि आपने यहाँ पे ग्रुप डायनेमिक नामक पुस्तक का प्रयोग किया है तो आपने सही जवाब दिया है। इंग्लिश आविष्कार हैं एडमंड कर्ट राइट महोदय। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इसने स्नातक किया और उसके बाद ही राजनीतिक सुधारक के रूप में और कट्टरपंथी के रूप में, खोजकर्ता के रूप में ये इनका नाम फेमस हुआ। ये एक ऐसी महिला रही है जिन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब होता है समूह गत्यात्मक या गतिशील जैसे शब्दों को प्रस्तुत किया है इन्होंने, है ना, गतिशील जैसे शब्दों को प्रकाशित किया है। सन 1843 की प्रक्रिया में ये नाम इनका आता है, बहुत पहले का प्रोसेस है ये। उन कंडीशन में ये नाम हमें देखने को मिलता है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद MS ओमस्टेड का नाम आता है। ये नाम द स्मॉल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। देखिए एक लिटिल कम्युनिटी रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ लिटिल कम्युनिटी में नाम किसी और पर्सन का आ जाता है। और यदि मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, MS ओमस्टेड के बारे में, तो नाम रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा दी स्मॉल ग्रुप नामक पुस्तक में। और इन्होंने उसमें बताया है छोटे समूह के बारे में, प्राथमिक समूह के भाव के बारे में, आमने सामने की घनिष्ठ संबंध के बारे में। उन कॉन्सेप्ट में इनका नाम देखने को मिलता है।
मेरे कहने का आशय यहाँ पर आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर जो जा रहा है ये वो दी स्मॉल ग्रुप को जा रहा है। उसके बाद RH टर्नर का नाम collective Collective behavior, कलेक्टिव बिहेवियर जैसे पुस्तक को रिप्रेजेंट करने वाला विद्वान टर्नर महोदय RH टर्नर। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस किताब को आप जो है सत्य करिएगा। रॉल्फ H टर्नर सोशोलॉजिस्ट हैं अमेरिकन ये, और इन्होंने पुस्तक लिखा कलेक्टिव बिहेवियर सन 1957 में 1927 में ये शब्द रिप्रेजेंट करते हैं। और कहा भी है इन्होंने कि इसमें व्यवहार की श्रृंखला पर बात किया है, व्यवहार की श्रृंखला पर बात किया है। ऑप्शन में आपको मैच करना होगा। अब यहाँ पर ये पेपर बेसिकली सर डी आएगा, पहले का 4, दूसरे का 3, सर डी, एक मिनट रुको तो सही, सी का 1, डी का 2, सेकंड, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 2 1 या 1 2 सही जवाब। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 4 3 1 2 सही जवाब ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? जी सर, हाँ सर क्लियर, क्लियर, ठीक है। आगे चलिए, आज के लिए बस इतना रखिए। अच्छा, यहाँ कंप्लीट कर लीजिए 28। भूमिका प्रत्याशा से संबंधित पुरस्कार और दंड को क्या कहते हैं? भूमिका प्रत्याशा अभिप्रेरित, से जी सर, पुरस्कार और अभिप्रेरित दंड करना, दंडोपाय कहते हैं। आपको पता होना चाहिए लेविन्सन का नाम। लेविन्सन ने इस भूमिका अग्रह, इसे क्या बोला है? भूमिका अग्रह बोला। सामाजिक दंडोपाय का मतलब होता है, सिंपल सी बात, पुरस्कार और दंड। मैंने सर्कल कर रखा है। पुरस्कार और दंड को ही बोला जाता है क्या? दंडोपाय, है कि नहीं? इसका उपयोग भूमिका स्वभाव को प्रस्तावित करने के लिए होता है। पुरस्कार तथा दंडों की अपेक्षा, साथ ही पूर्व सामाजिक तरीके से व्यवहार की संतुष्टि जिम्मेवार होती है, क्योंकि अभिकर्ता भूमिका की आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। अतः आप कह सकते हो कि विकल्प बी दंडोपाय आपका सही होगा। आज के लिए बस इतना ही रखिए। कल हम लोग कौन सी ईयर का पेपर है सर ये? 2014 14 का, 2014 का पेपर है। जून, हाँ, और हम लोग अब बातचीत जब करेंगे कल मैक्स वेबर की अवधारणाओं को। यूजीसी नेट की क्लास कल नहीं हो पाई थी, और ये क्लास आपकी आज जो है स्टार्ट, मतलब आज चलेगी यूजीसी नेट की, है ना? सर कल सुबह क्लास नहीं हुई थी सर? आज सुबह क्लास मैंने लिंक दिया था, कोई बच्चा ज्वाइन ही नहीं हुआ, है ना? सर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए। चलो कोई बात नहीं, बता दिया होता आपने मुझे, लिंक तो गई सर थी। कल 9 बजे लगेगी ना क्लास? हाँ, MPPSC MPSET की क्लास तो 9 बजे ही की है ना? 9 बजे है कल। 8 साढ़े 8 बजे लग गई सर।